सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अचानक अपने सबसे करीबी और सुरक्षित जमीनी सैन्य ठिकानों को छोड़कर बीच समंदर से हमले क्यों शुरू कर देगी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन मिडिल ईस्ट में ठीक यही हो रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में एक मिलिट्री एनालिस्ट के नजरिए से हम इसी टैक्टिकल एनोमली को डिकोड करेंगे। हम उन टैक्टिकल रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे जो हाल ही में हुए बंदर अब्बास स्ट्राइक्स के पीछे काम कर रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और आज हम एग्जैक्टली समझेंगे कि ग्राउंड पर या रादर समंदर में असल में क्या चल रहा है। आज के इस सेशन में हम इन 5 की एरियाज को कवर करेंगे। पहला, टारगेटिंग बंदर अब्बास। दूसरा, थ्रेट इन द स्ट्रेट। तीसरा, द पॉलिटिकल यूरेनियम स्ट्रगल। चौथा, डिप्लॉइंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और आखिर में इम्पैक्ट ऑन अरब रिलेशंस। तो चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, टारगेटिंग बंदर अब्बास, द टैक्टिकल एपिसेंटर। अब देखिए, अगर आप स्ट्रेटेजिक मैप को ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आज की डेट में बंदर अब्बास IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का रियल ऑपरेशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अमेरिकी सेना का मेन टारगेट अब ईरान की राजधानी तेहरान नहीं है। पूरा का पूरा फोकस अब बंदर अब्बास पर शिफ्ट हो गया है। स्ट्रेटेजिकली आज ये शहर तेहरान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि यही वो असली एपिसेंटर है जहां से इस पूरे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को डायरेक्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यही शहर एपिसेंटर क्यों है? इसका जवाब इसकी ज्योग्राफी में छुपा है। बंदर अब्बास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल मुहाने पर बसा है। इसका मतलब है इस पूरे रीजन का मैरीटाइम ट्रैफिक यहीं से कंट्रोल होता है। अगर कोई भी शिप बिना परमिशन वहां से गुजरता है तो उसे यहीं से वार्निंग दी जाती है, और अगर वो शिप नहीं मानता तो राइट हियर इसी शहर से ड्रोन स्ट्राइक्स लॉन्च किए जाते हैं। यही एक अकेली वजह है कि US फाइटर जेट्स ने पिछले 12 से 14 घंटों तक लगातार इसी स्पेसिफिक एरिया को हेवीली टारगेट किया है। पर ये स्ट्राइक्स अचानक शुरू क्यों हुई? इसके पीछे का इमीडिएट ट्रिगर क्या था? यही हमारा सेकंड पॉइंट है, थ्रेट इन द स्ट्रीट, द सीज़फायर वायलेशन। देखिए, इस एक्शन का एक बहुत ही क्लियर सीक्वेंस है। स्टेप 1, ईरानी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी U-बोट्स यानी छोटी पनडुब्बियां डिप्लॉय कर दी। स्टेप 2, और जो सबसे अलार्मिंग था, इन U-बोट्स के जरिए समुद्र के भीतर सी माइंस बिछा दी गईं। ये वो घातक छोटे बम होते हैं जो किसी भी शिप के टच में आते ही मैसिव ब्लास्ट कर सकते हैं। स्टेप 3 ने वहां से गुजरने वाली तमाम कमर्शियल शिप्स के लिए एक बहुत बड़ा फिजिकल थ्रेट क्रिएट कर दिया। और फाइनली स्टेप 4, अमेरिका ने इसे सीधे तौर पर सीज फायर एग्रीमेंट का एक सीरियस वायलेशन माना। एग्रीमेंट के मुताबिक वहां माइंस नहीं बिछाई जा सकती थीं, और इसी डायरेक्ट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए US को क्विकली रिएक्ट करना पड़ा। तो क्या ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इन सी माइंस तक लिमिटेड है? एब्सोल्युटली नॉट। इसके पीछे कुछ डीप स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं, जो हमें ले जाता है हमारे तीसरे सेक्शन पर, द पॉलिटिकल यूरेनियम स्ट्रगल, स्ट्रैटेजिक मोटिव्स। यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल पॉइंट समझना होगा, और वो है फेस सेविंग। एज एन एनालिस्ट ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अमेरिकी प्रशासन इस वक्त एक भारी पॉलिटिकल प्रेशर में है। उन्हें डेस्परेटली अपने देश में एक क्लियर विक्ट्री क्लेम करनी है, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक वो ईरान के यूरेनियम स्टॉकपाइल पर किसी तरह का कंट्रोल न पा लें। बेसिक आइडिया ये है कि वो डेफिनेटिवली ये कह सकें कि देखिए, अब कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं है। और यहीं से ये सारी टेंशन एस्केलेट होती है। ईरान किसी भी हाल में अपना यूरेनियम सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इस प्लेन रिफ्यूजल के बाद ही फ्रस्ट्रेशन में आकर अमेरिका ने ईरान के अलग अलग एपिसेंटर्स पर अपनी मिलिट्री स्ट्राइक्स को तेज कर दिया है। ये सिर्फ कोई रिटेलिएशन नहीं है, आप इसे एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन कह सकते हैं। एक सोची समझी टैक्टिकल चाल, जिससे ईरान को कंप्लीटली फोर्स किया जा सके शर्तें मानने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिचुएशन US मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को कैसे पूरी तरह से रीशेप कर रही है। लेट्स लुक एट सेक्शन 4, डिप्लॉइंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लॉजिस्टिकल शिफ्ट्स। ये लॉजिस्टिकली बहुत बड़ा शिफ्ट है। हिस्टोरिकली US हमेशा से UAE और सऊदी अरेबिया में अपने अरब लैंड बेसिस का यूज करता आया है, लेकिन राइट नाउ उन्हें वहां से स्ट्राइक्स लॉन्च करने की परमिशन डिनाई कर दी गई है। कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, इसलिए उन्हें मजबूरन ओमान कोस्ट के पास अरेबियन सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय करने पड़े। वहां से वो ईरान के काउंटर अटैक से काफी सेफ डिस्टेंस पर हैं। पर सोचिए, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री को अपने वेल एस्टैब्लिश्ड लैंड बेस छोड़कर बीच समंदर में आना पड़ा।
ये फोर्स शिफ्ट हमें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ ले जाता है। सेक्शन 5, इम्पैक्ट ऑन अरब रिलेशंस, रीजनल फॉलआउट। इसको एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। अगर यूएस ने यूएई या सऊदी बेस का यूज करके हमले किए होते तो ऑब्वियसली ईरान पलटवार करते हुए इन अरब देशों पर स्ट्राइक करता, और इसी टैक्टिकल फियर मैट्रिक्स की वजह से, इस क्लियर रिटेलिएशन के डर से अरब देशों ने स्ट्रिक्टली यूएस को अपनी जमीन और एयर स्पेस यूज करने से मना कर दिया। दैट्स अ ह्यूज डील। इसी रिफ्यूजल के चलते अमेरिका को अब्रप्टली अरेबियन सी में पुश होना पड़ा। इस सबका अल्टीमेट टेकअवे क्या है कि म्यूचुअल डिटरेंस इस वक्त फुली एक्टिव है। दोनों साइड्स कॉशियस हैं। अरब स्टेट्स और यूएस फोर्सेस दोनों ही रीजन के लैंड बेसिस अवॉइड कर रहे हैं ताकि कोई इनएविटेबल काउंटर स्ट्राइक ना हो। ये एक टेक्स्ट बुक सक्सेसफुल डिटरेंस स्ट्रैटेजी है जिसने एक्चुअल मिलिट्री प्लानिंग और ज्योग्राफी दोनों को अडैप्ट होने पर मजबूर कर दिया है। तो अब ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर छोड़ता है। जब ये डिटरेंस मिडिल ईस्ट का पूरा मैप ही रीशेप कर रहा है, तो कितने वक्त तक नेवल पावर इन टूटते हुए रीजनल अलायंसेस को सब्स्टिट्यूट कर पाएगी? क्या बीच समंदर से हमले करना एक सस्टेनेबल सामरिक समाधान है? आज के इस टैक्टिकल रिस्क असेसमेंट में बस इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेन और वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।